हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम। आज हम बात करेंगे विकास दुबे एनकाउंटर केस पर, जो कि 10 तारीख को हुआ था। फ्रेंड्स, आज मीडिया, सोशल मीडिया और सभी जगह देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि विकास दुबे का जो एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया है, क्या वह सही है या पुलिस के द्वारा जो किया गया है वह बदले की भावना से किया गया है। फ्रेंड्स, पुलिस के द्वारा जो एनकाउंटर किया गया है, कानून में वह एक जांच का विषय है, उस पर जांच होगी। जैसा कि हम आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें बता चुके हैं कि पुलिस किन परिस्थितियों में किसी का एनकाउंटर कर सकती है। यदि वे परिस्थितियां मौजूद हैं, जैसे कि आत्मरक्षा में पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। दूसरा, कुछ विधिक कार्य करते हुए पुलिस को यह छूट दी गई है कि वह एनकाउंटर कर सके। लेकिन फ्रेंड्स, हर जगह एनकाउंटर, हर परिस्थिति में एनकाउंटर को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर के समाज में लोगों के द्वारा, एक सभ्य समाज में ये प्रश्न स्वाभाविक सा ही है कि एनकाउंटर जो किया गया है वह संदेह के दायरे में है। क्या पुलिस को वे परिस्थितियां पुलिस के समक्ष मौजूद थी जिन परिस्थितियों में विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया था? क्योंकि जब विकास दुबे की गिरफ्तारी महाकाल मंदिर से होती है तो उस समय लोगों ने अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर ये मैसेज देना स्टार्ट कर दिया था कि अब विकास दुबे के लिए पुलिस कोई नई स्क्रिप्ट लिखेगी या फिर वही स्क्रिप्ट पर जो है विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाएगा। लोगों को ये विश्वास था कि पुलिस उसका एनकाउंटर करेगी, ठीक, और हुआ भी वैसा ही। और जिस प्रकार से विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है वह एक नाटकीय लग रहा है, पूरा ड्रामा लग रहा है। फ्रेंड्स, आइए कुछ पॉइंट्स पर हम विचार करते हैं जो कि विकास दुबे के एनकाउंटर में फर्जी लग रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि विकास दुबे का एनकाउंटर जेन्युइन है या फेक है। जेन्युइन और फेक ये न्यायालयिक जांच का विषय है। जब भी भारत में कोई एनकाउंटर होता है तो उस पर एक जांच होती है, जांच के बाद में उस पर कार्रवाई होती है, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि एनकाउंटर फेक था या नहीं। फ्रेंड्स, परिस्थितियां बहुत हो सकती हैं, कानून में संभावनाएं बहुत हो सकती हैं। जो चीज़ हमें दिखती है होता उसके विपरीत है। हो सकता है कि पुलिस ने जो स्टोरी अपने जनता के सामने रखी है कि किस तरीके से गाड़ियों का काफिला आ रहा था और गाड़ी जो है TUV 300 पलट गई और उस पलटने से वो भागा और जो है उसकी मृत्यु हो गई, जवाबी कार्रवाई में उसकी मृत्यु कारित हो गई। फ्रेंड्स, लोग कह रहे हैं, जनता पूछ रही है कि इतने बड़े काफिले में से वो गाड़ी ही क्यों पलटी जिसमें विकास दुबे बैठा था पुलिस के अनुसार। तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है ना। घटनाएं कुछ भी घटित हो सकती हैं, लेकिन कुछ प्रश्न पुलिस ने यहाँ अपने पीछे छोड़ दिए हैं जिन पर विचार करना, आज विचार करने के लिए हम आपके समक्ष उनको रखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट कि विकास दुबे को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था महाकाल मंदिर से, या उसने सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद में MP पुलिस की हिरासत में वह आया, MP पुलिस ने STF UP को वो दे दिया। इसके बाद प्रश्न ये आता है, सबसे पहला प्रश्न, कि उसका ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया गया। फ्रेंड्स, मान लिया जाए यदि उसका ट्रांजिट रिमांड ले भी लिया जाता, अगर दे भी दिया जाता उसे ट्रांजिट रिमांड के तहत, तब भी यदि पुलिस को उसे एनकाउंटर करना होता तब भी कर देती। क्यों? तो रिमांड देने के बाद में भी व्यक्ति भागने का प्रयास कर सकता है और जवाबी कार्रवाई में मारा जा सकता है, संभावना बनी रह सकती है। तो प्रश्न ये है कि ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं दिया। चलो, पहली बात मानते हैं। सेकंड, जब मीडिया कर्मी पुलिस का पीछा करते करते पुलिस उसके पीछे आ रहे थे, तब STF टीम ने, UP STF ने उनको, मीडिया के कर्मियों को रोका और कई बार उनको ये कहा, चेतावनी दी कि आप हमारा पीछा न करें, और एक बार तो गाड़ी की चाबी निकाल करके अपने पास रख ली। 60 किलोमीटर दूर जा कर के गाड़ी की चाबी दी किसी दूसरे मीडिया कर्मी को।
इसके बाद एमपी बॉर्डर क्रॉस होता है। यूपी बॉर्डर में जो है यूपी पुलिस विकास दुबे को लेकर के दाखिल होती है। फ्रेंड्स, यूपी में भी एक और टीम मीडिया की उनके साथ लगती है। कानपुर से 15 या 16 किलोमीटर दूर बैरिकेड्स लगा करके पुलिस की गाड़ियों को निकाल करके और इस बैरिकेड्स में मीडिया की जो गाड़ियां थी उनको रोक लिया गया। यही वो 15 मिनट थे, यही वो 15-16 जो भी जितना भी टाइम हुआ, 15 से लेकर के 20 मिनट का टाइम, इसी 15 और 20 मिनट के टाइम में जो है उसका एनकाउंटर किया गया। फ्रेंड्स, मीडिया की गाड़ी क्यों रोकी? चलो, मीडिया की गाड़ी किसी कारण से रोक भी ली, तो हम आते हैं अन्य प्रश्नों पर। मीडिया के मुताबिक विकास दुबे शुरू से लेकर के कानपुर तक सफारी वाइट कलर की जो सफारी गाड़ी है उसमें बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही चेकिंग पर उन्हें रोका जाता है मीडिया को, उसके बाद जो हादसा होता है 10 किलोमीटर के दायरे में, उस दायरे में गाड़ी बदल जाती है। पुलिस का कहना है कि हम गाड़ियां अदला बदली करके लेके आ रहे थे अपनी सुरक्षा कारणों से। चलो, पुलिस की ये बात मान लेते हैं। इसके बाद जैसे मीडिया वाले आगे जाते हैं तो देखते हैं कि TUV 300 गाड़ी जो कि काफिले में शामिल थी STF के में, वह भी जो उसका एक्सीडेंट हो चुका है। और एक पुलिस वाला साथ में बगल में खड़ा है, वो बोलता है कि इसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। और विकास दुबे ने जो है पिस्टल छीन करके भागने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया, घायल हो गया और उसे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में जब मीडिया कर्मी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टाटा सफारी गाड़ी से उसको उतारा जाता है और टाटा सफारी गाड़ी में उसको लेकर के आए थे। इसके बाद में जो है डॉक्टर ने उसे ये कहते हुए मृत घोषित किया कि यह घटना हॉस्पिटल आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक, डॉक्टर ने यह कहा कि इस केस में विकास दुबे को 4 गोली लगी हैं, 1 गोली उसके हाथ में लगी है और 3 गोली उसके सीने में लगी है। फ्रेंड्स, विकास दुबे को लेकर के जो गाड़ी जा रही थी, जिससे एक्सीडेंट होना बताया जा रहा है, वही गाड़ी पलटी। एक संदेह उत्पन्न करता है इतने बड़े काफिले में से। और गाड़ी जब पलटती है स्पीड में, क्योंकि पुलिस का काफिला बड़ा स्पीड से जा रहा था, इस स्पीड पुलिस का कहना है कि सामने से भेड़ बकरी या गाय भैंस आ गई थी, इसके कारण से जो है ब्रेक नहीं लग सके और ड्राइवर जो है नींद में था, इस कारण से जो है गाड़ी पलट गई अनकंट्रोल होकर। फ्रेंड्स, विकास दुबे जिस गाड़ी में पुलिस के अनुसार बैठा हुआ था वही गाड़ी पलटती है और पलटने के बाद उस गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं है, उसका कोई बैकलाइट नहीं टूटी, उसका कोई शीशा नहीं टूटा। संदेह। इसके बाद तो सबसे बड़ी बात आती है इस एनकाउंटर में, जो कि जनता के गले की फांस बनी हुई है। मतलब जो जनता को हजम नहीं हो रही है, वो कौन सी बात है जो इस एनकाउंटर पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। मान लिया जाए कोई अपराधी भाग रहा है पुलिस कस्टडी से, तो पुलिस को उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए और यदि पुलिस को लगता है कि उसे पकड़ नहीं सकती तो फिर उस पर जो है फायर करने का अधिकार पुलिस को है। लेकिन क्या पुलिस ने उसके पैर में फायर किया, हाथ में फायर किया? चलो मान लिया जाए पुलिस के मुताबिक उसकी 1 गोली उसके हाथ में लगी है, ठीक है। पुलिस ये भी कह सकती है कि 1 गोली हाथ में लगी है, तब भी वह भाग रहा था। हो सकता है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, कोई व्यक्ति हाथ में गोली लगने पर भाग सकता है, ठीक है। तीसरा इसमें जो अहम पॉइंट है वो ये है कि दूसरी गोली पुलिस ने 4 गोली मारी, 1 हाथ में 3 सीने में। अब ये नहीं पता कि पुलिस की पहले नंबर की गोली हाथ में लगी है या फिर दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की या चौथे नंबर की गोली हाथ में लगी है। मान लिया जाए पहले नंबर की पुलिस की गोली हाथ में लग चुकी है, ठीक। पुलिस अपना डिफेंस लेगी तो यही पहले नंबर की गोली हाथ में लगी है, तो दूसरे नंबर की गोली उसके सीने में लगी है। जब किसी व्यक्ति के वाइटल पार्ट की श्रेणी में आते हैं, पेट, ये अपना फेस वगैरह, ये सब चीज़ें, जब किसी व्यक्ति के सीने में गोली लग जाएगी और ये गोली हाथ में लग जाएगी, उसके बाद व्यक्ति चल नहीं सकता। और विशेष करके विकास दुबे जैसा 55 साल का अधेड़ उम्र का व्यक्ति। फ्रेंड्स, तो फिर 2 फायर एक्स्ट्रा पुलिस ने क्यों किए? जब 2 फायर्स में व्यक्ति ढेर हो सकता है, वो मतलब
ज़रूरी नहीं है कि मारा जाए, बच सकता है, लेकिन ये कंपलसरी है कि वह भाग नहीं सकता अब पुलिस की कस्टडी से। पुलिस ने जो 2 फायर एक्स्ट्रा किए हैं वो किस लिए किए थे? सोचने वाली बात है। पहला फायर हाथ पर, दूसरा फायर, अगर मान लिया जाए पहला फायर हाथ पर नहीं है, पहला फायर अगर आपके सीने पर है, तब भी व्यक्ति भाग नहीं सकता है। सीने पर गोली लगने पर कोई व्यक्ति नहीं भाग सकता है, वह जो है स्पॉट पर ही गिर पड़ेगा। मान लिया जाए पहली गोली में भाग रहा है तो दूसरी गोली में गिर पड़ेगा, लेकिन 1-2 गोली पर्याप्त है। पैर में गोली लग जाएगी, भाग लेगा, हाथ में लग जाएगी, भाग लेगा, लेकिन सीने पर गोली लगेगी, आदमी कभी नहीं भाग सकता। ये सबसे बड़ा प्रश्न इस एनकाउंटर में खड़ा होता है कि जब 1 या 2 गोली से, 1 या 2 फायर करने से व्यक्ति जो है असहाय हो सकता है, तो उस पर एक्स्ट्रा फायर क्यों किए गए? इसका जवाब चाहिए एनकाउंटर करने वालों से। फ्रेंड्स, भागने वाले व्यक्ति पर पीछे से गोली चलाई जाती है, आगे से नहीं चलाई जाती। जैसा कि आजकल हम मीडिया पर देख रहे हैं, लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि अगर भागा है तो क्या वो उल्टे पैर करके पीछे की रिवर्स में भागा है क्या? ऐसा नहीं। तो फ्रेंड्स, भागने वाले व्यक्ति पर पीछे से गोली लगती है, आगे से नहीं लगती। क्या आज हम इस सभ्य समाज को जंगल राज की ओर ले जाना चाहते हैं? क्या पुलिस को इस प्रकार की शक्ति देना उचित है कि वह गन पॉइंट के आधार पर यह डिसाइड करे कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है? क्या पुलिस को न्यायाधीश की भूमिका में आना उचित है? नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि किसी भी राज्य में शासन गन पॉइंट के आधार पर कभी नहीं चलाया जा सकता, और ना ही गन पॉइंट के आधार पर कभी न्याय किया जा सकता है। फ्रेंड्स, न्याय करने के लिए हमारे देश में एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग न्याय किया जाएगा, ना कि भीड़ तंत्र को खुश करने के लिए शासन और पुलिस कभी भी गलत तरीके से किसी व्यक्ति का एनकाउंटर नहीं कर सकती है, और पुलिस को ये पावर नहीं है कि वह किसी का न्याय कर सके। पुलिस का काम होता है अपराधी को पकड़ना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, तथ्यों की खोज करना, ना कि उसके केस में न्याय करना। न्याय करने का काम फ्रेंड्स जज का है, न्यायालय का है। मैं एक वकील होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अधिवक्ता वर्ग जो है समाज का एक सजग प्रहरी है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वह कार्यपालिका विधायिका के कार्यों पर अपने प्रश्न पूछे, उसे उसके दायरे में कार्य रहने के लिए मजबूर करें। तो फ्रेंड्स, यदि हम पुलिस से ये नहीं पूछते हैं कि एनकाउंटर जो किया गया है वह उसके कारण बताइए, कल के लिए ये किसी पर भी भारी पड़ सकता है। योगी जी की ठोक देने वाली नीति से सिस्टम में सुधार नहीं आएगा। योगी जी ने जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि अपराधियों सुधर जाओ, नहीं तो ठोक दिए जाओगे। ये जो ठोक देने वाली नीति है ना, ये नीति लोकतंत्र पर सीधा सीधा अटैक करती है। योगी जी से निवेदन है कि योगी जी आप अपनी पॉलिसी में परिवर्तन करें और न्यायालय को अपना काम करने दें। आपका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, आपका काम साक्ष्य एकत्रित करना है, ना कि किसी व्यक्ति को दंड देना। इस हिंदुस्तान में दंड देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका के पास है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, पुलिस, किसी के पास भी अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित कर सके। एनकाउंटर का बहाना लगा करके किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 31 भारतीय संविधान का ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राणों से वंचित किया जाएगा, अन्यथा उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया यही है कि यदि किसी व्यक्ति पर अपराधी होने का आरोप लगता है तो उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए, न्यायालय उसकी ट्रायल सुनेगा, नेचुरल जस्टिस का पालन करेगा, और नेचुरल जस्टिस का पालन करते हुए, नेचुरल जस्टिस मीन्स दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगा। उसके बाद न्यायालय जो है यदि उचित समझता है तो उस व्यक्ति को प्राणदंड दे सकता है। फ्रेंड्स, लेकिन पुलिस के पास, शासन के पास ये अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को प्राणदंड दे। हम एक सभ्य समाज में हैं, और सभ्य समाज में इस प्रकार का ये कृत्य एक बहुत ही निंदनीय और एक जो है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। हम फिर से ये कह दें कि विकास दुबे के साथ किसी व्यक्ति को कोई हमदर्दी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति
सिस्टम की बात करता है तो लोगों को लगता है कि ये विकास दुबे का पक्ष ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, विकास दुबे ने जितना दुर्दांत अपराध किया है उस अपराध के लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी होना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि न्यायालय ने जो कहा है कि विरल से विरलतम मामले में फांसी दी जाएगी, न्यायालय प्राय लोक सेवक के जितने भी मामले आते हैं, लोक सेवकों पर अटैक करना, लोक सेवक की मृत्यु कायद करना, न्यायालय इस मामले को विरल से विरलतम मामला मानता है और इस प्रकार के मामले में न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को फांसी की सजा ही देता है। फ्रेंड्स, इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि जिन पब्लिक सर्वेंट की, जिन 6 पुलिस वालों की कानपुर में हत्या की गई है इस विकास दुबे की गैंग के द्वारा, सुनवाई तो हो जाने दो, उसके बाद न्यायालय इस केस में पनिशमेंट डेथ पेनल्टी देगा, 100% डेथ पेनल्टी देता अगर मामला कोर्ट के समक्ष जाता। लेकिन न्यायालय पर लोगों को भरोसा नहीं है, सिस्टम पर भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्या कभी न्यायालय से मानते हैं अपराधी छूट जाते हैं? क्यों? उसका सिस्टम में भी दोष है, हमारी पुलिस का भी उसमें दोष है। ये बताइए कि जब विकास यादव ने थाने में सरेआम मंत्री जी की हत्या की तो उस टाइम पर 20-25 पुलिस वाले मौजूद थे, क्यों किसी ने गवाही नहीं दी? गवाही देते तो शायद आज इतना बड़ा कांड नहीं होता। और यदि चलो पुलिस वालों ने गवाही नहीं दी, उनके सीनियर ऑफिसर्स को उन्हें बाध्य करना था। जो आज सीनियर ऑफिसर्स मिसाइल देने की बात कर रहे हैं कि हम मिसाइल कायम करेंगे, उन मिसाइल कायम करने वाले ऑफिसर्स से मेरा निवेदन है कि आप अगर चाहते तो उस समय ही इस दुर्दांत अपराधी को इतना बड़ा अपराधी होने से रोक सकते थे। पुलिस ऑफिसर्स को इन गवाही देने के लिए न्यायालय में आप प्रेरित कर सकते थे, किसी ने भी गवाही नहीं दी। माफ करना, यहाँ पर जो ये कांड हुआ है इसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर के कुछ लोग मिले हुए हैं, जिसके कारण ये कांड आज इतना भीषण कांड हुआ है। उन लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारा इतना उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि कोई अपराधी यदि अपराध करता है तो उसे सिस्टम के अकॉर्डिंग सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि गन पॉइंट पर ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि उसे क्या सज़ा दी जाएगी। पुलिस को न्यायाधीश की भूमिका में नहीं आना चाहिए। इससे लोकतंत्र और संविधान दोनों को बहुत बड़ा उसका वायलेशन होने का खतरा है। तो फ्रेंड्स, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन को बचाना है और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रदत्त आर्टिकल 21 के डिग्निटी और लाइफ के अधिकार को यदि बचाना है तो इस प्रकार के कृत्यों की हमें निंदा करनी होगी। और इस जो एनकाउंटर हुआ है इस पर जांच हो, और जैसे जांच आती है उसके बाद जो जांच में आता है उसके बाद कोर्ट जो है डिसीजन लेगा। और तब तक के लिए मैं अपने व्यूअर्स से, पब्लिक से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अभी अपनी कोई ओपिनियन न बनाएं। संभावनाएं अनंत होती हैं, संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। जांच होने दीजिए, जांच जब जैसी हो जाएगी उसके बाद में इनका डिसीजन किया जाएगा कि क्या होना है। एनकाउंटर केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये गाइडलाइन दी गई है कि जब कभी कोई एनकाउंटर होता है तो उस एनकाउंटर पर FIR होगी सबसे पहले। FIR का मतलब होता है कि उन्हें प्राइमा फेशिया दोषी माना जा रहा है। फिर पुलिस के पास अपने डिफेंस लेने का एक अधिकार होगा, क्योंकि हमारे यहाँ नेचुरल जस्टिस का नियम लागू होता है। नेचुरल जस्टिस का मतलब दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद यदि पुलिस ने एनकाउंटर किया है, जेन्युइन है या फेक जेन्युइन है, तो पुलिस को ये पूरा अधिकार दिया जाएगा कि वह अपने पक्ष में अपना पक्ष रखे और ये साबित करे कि ये एनकाउंटर जेन्युइन है, सही परिस्थितियों में, उचित परिस्थितियों में एनकाउंटर किया गया। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप धैर्य बनाए रखें और मीडिया या सोशल मीडिया पर इस प्रकार के कमेंट्स न करें जो कि सिस्टम के लिए सही नहीं है, लोगों में गलत मैसेज न जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपने सारे व्यूवर्स से आप इसी तरह हमारे साथ बने रहेंगे और कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, लॉ पर ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। और सेकंड जो है भारत की जो पब्लिक है उसको जो उसके कानूनी अधिकारों से अवेयर कर सकें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।